आदाब। मुनसिफ टीवी के खास प्रोग्राम मुल्क मिल्लत और मसाइल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। M3 में आज चर्चा करेंगे अमन शांति और मोहब्बत की नई दुकान मोहम्मद दीपक की हिम्मत और उनके हौसले पर। उत्तराखंड के कोटद्वार में एक दुकान के नाम बाबा को लेकर एक विवाद भड़क गया और उसके बाद ये एक राष्ट्रीय बहस बन गई। 30 साल से एक दुकान चली आ रही थी, ये मुस्लिम की दुकान थी जिसका नाम वो बाबा था, बाबा की दुकान। और बजरंग दल के जो लोग थे उन्हें इस पर आपत्ति हुई, उन्हें एतराज़ हुआ और एतराज़ के बाद उन्होंने वहाँ पर हंगामा किया, जिसके बाद जिम ट्रेनर दीपक ने खुद को मोहम्मद दीपक बताकर उनका डटकर मुकाबला किया। वीडियो वायरल हुआ, हर तरफ दीपक की चर्चा हुई। राहुल गांधी ने दीपक को बब्बर शेर बताया, असदुद्दीन ओवैसी ने भी उनकी तारीफ़ की और उनके हौसले और उनकी जुर्रत की काफ़ी तारीफ़ की और ये ट्विटर पर ट्रेंड भी हुए। मगर इस दौरान बहुत सारे लोग दीपक से जलने भी लगे। ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उन्हें कौम का गद्दार तक बता रहे थे। एक ग्रुप ने दीपक पर हमला करने की कोशिश की। हद तो ये हो गई कि पुलिस ने दीपक के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली। अब ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि ऐसी जो घटनाएं होती हैं उन्हें कैसे रोका जाए, और इस पूरी घटना के बाद जिस तरह से दीपक को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद नफरत के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों की जो एक हिम्मत है वो कहीं टूट ना जाए, या फिर आवाज़ जो ऐसी आवाज़ें हैं वो कैसे और ज़्यादा मजबूती के साथ उठें, ये सवाल यहाँ पर वो पैदा हो रहे हैं। और तशद्दुद और नफ़रत के ख़िलाफ़ हर इलाके में कैसे दीपक तैयार किए जाएं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। LJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता AK वाजपेयी साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस से डॉक्टर मेराज हुसैन साहब हमारे साथ हैं, MS ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर शुजात अली कादरी साहब हमारे साथ हैं, और जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय सेक्रेटरी मौलाना शफी मदनी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ। और पहला सवाल डॉक्टर वाजपेयी साहब आपके पास ही मैं आऊँगा पहले सवाल के लिए। ये जिस तरीके से भी आपने देखा इस वक्त अलग अलग जगहों पर, वैसे तो ये हर रोज़ कुछ ना कुछ घटना घटती रहती है, कहीं तशद्दुद हो रहा है, कहीं नफरत फैलाई जा रही है, एक ग्रुप इकट्ठा होता है, मुसलमानों को टारगेट करता है, देखता है कि कहाँ दाढ़ी टोपी वाले हैं, देखता है कि कहाँ दुकानदार हैं, देखता है कि कहाँ कोई सामान बेचने वाले हैं। कई जगह कश्मीरियों को वो टारगेट किया जा रहा है। तो बहरहाल ये तमाम मसला चल रहा है। ऐसे में कोई एक दीपक नाम का एक शख्स, एक नौजवान सामने आता है और नफरत के खिलाफ उम्मीद की नई किरण मतलब बनकर वो उभरता है। उसे भी दबाने की कोशिश की जा रही है, उसे भी बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये जो मुल्क का माहौल है, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि इस वक्त चल क्या रहा है मुल्क में। देखिए रब्बानी साहब, ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम तो सदियों से साथ साथ वैसे चले आ रहे हैं हिंदुस्तान में, और इसीलिए गंगा जमनी तहजीब की भी उदाहरण दिया करते थे लोग, चाहे वो कश्मीर की बात है, चाहे यूपी की बात है, चाहे बिहार की बात है, चाहे बंगाल की बात है। लेकिन हाँ, ये मानना पड़ेगा कि पिछले कुछ अर्से से जाने अनजाने में मतभेद तो बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कहीं आप इसको इस तरीके से देखें कि सरकार का इसमें कोई रोल है, तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप इसलिए सहमत नहीं है क्योंकि आप NDA का हिस्सा हैं। हाँ, ये तो हमारा देखो अलायंस पार्टनर है। हाँ। अलायंस की क्या मर्यादाएं हैं, हाँ, क्या सीमाएं हैं, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि हम आज से नहीं UPA में भी रहे हैं, बिल्कुल सही, और अभी NDA का हिस्सा है। तो हम ये कह रहे हैं कि सरकारें जो है किसी की हो, सरकारें हमेशा रूल बुक के हिसाब से चला करती हैं, और सरकार की रूल बुक होती है संविधान। जो संविधान इजाजत देगा, हाँ, उसी के हिसाब से सारी कार्रवाई होगी। और अगर मान लो कोई नहीं करता है तो उसके लिए कोर्ट बैठी होती है। मान लो सरकार ने कोई कानून बनाया है और वो कानून अगर संविधान सम्मत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्वेश्चन कर देती है। इसका जीता जाता उदाहरण था SC/ST एक्ट का 2019 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई, वो लगा लोगों को डाइल्यूट हो गया प्रोविजन, एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी, सरकार ने उसको दोबारा से दुरुस्त कर दिया। तो अब सवाल ये है कि दीपक कुमार जो वहां पे, शायद मेरे को जो जानकारी मैंने पढ़ा है, वो जिम ट्रेनर चलाते हैं, जिम चलाते हैं अपना बकायदा, जिम ट्रेनर है, और अच्छे खासे सपोर्ट भी है उनकी, और एक यंग नौजवान व्यक्ति है। अगर उन्होंने हिम्मत दिखाई और जो हुड़दंगी आए थे, किसी भी संगठन के हो, कहीं के भी हो, वो हुड़दंगी आए थे तो उन्होंने हुड़दंगी को रोका, तो ये वो गंगा जमनी तहजीब काम करती है। उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और वो जड़ें उखड़ नहीं सकती। आज दीपक आए हैं, कल को कोई रामेश्वर आएंगे, परसों को चौरसिया आएंगे, नरसों को कोई गोपाल आएगा। देखिए, इंसानियत सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा चीज होती है इंसानियत, और इंसानियत के नाते दीपक बाबू ने जो किया बहुत बढ़िया काम किया। और दूसरी तरफ से जो भी लोग थे
उन्होंने अगर एक बुजुर्ग आदमी की दुकान जो 30 साल से चली आ रही है उसका वो क्या नाम रखेगा क्या नाम नहीं रखेगा, ये उसका प्रेरोगेटिव है, सही। उसमें आपकी कोई अच्छा, ये जो बाबा लफ्ज है, ये ऐसा लफ्ज है, बाबा जो है ये दोनों तरफ चलता है, इधर भी बाबा है, उधर भी बाबा है, यहाँ भी बाबा है, वहाँ भी बाबा है, बाबा हर तरफ है। तो बहरहाल लेकिन एक अच्छी बात यह है कि एक दीपक जो है वो उसने एक रोशनी दिखाई और नफ़रत का जो अंधेरा है उस नफ़रत को ख़त्म करने की एक ये किरण ज़रूर सामने आई है। मगर आपने एक सवाल यहाँ पर उठाया है या एक बात कही है, वो ये है कि इसमें हुकूमत का कोई रोल नहीं है। मैं उस पर आऊँगा। सबसे पहले मैं जान लेता हूँ कि इस वक्त मुल्क का माहौल क्या है, बाकी मेहमान हैं उनसे भी ये मसला कितना अहम है कि इसमें हुकूमतों का रोल है कि नहीं है, इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है वाजपेयी साहब। और डॉक्टर मेराज हुसैन साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर मेराज, क्या कहेंगे, ये जो माहौल इस वक्त मुल्क के अंदर चल रहा है इसको कैसे देखते हैं आप नौजवान एक लीडर के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं और नौजवान नस्ल है उसके कंधों पर जो है इस मुल्क की जिम्मेदारी है, मुस्तकबिल की जिम्मेदारी है, तो कैसे देखते हैं ये जो इस वक्त माहौल ख़राब हो गया है और नौजवानों का इसमें बड़ा रोल है ख़राब करने में, तो नौजवान ही इसमें रोल अदा कर सकते हैं बेहतर करने में भी? देखिए, मेरे हिसाब से जो नफरत है जी, वो आज के वक्त में सत्ता का ईंधन है। अगर नफरत बढ़ेगी तो एक पॉलिटिकल थॉट को उससे फायदा होगा। और ये हमेशा आपने देखा होगा कि कहीं भी ये चीज़ हो, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जब राजस्थान में चुनाव थे तो वहाँ गौरक्षक तांडव कर रहे थे, हरियाणा में चुनाव थे उससे पहले वहाँ ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब क्योंकि अगले साल उत्तराखंड में चुनाव है तो अब इस मसले को उठा लिया कि उत्तराखंड में इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती रहेंगी। मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। माँ एक वर्ड है, अब हम भी अपनी माँ को माँ कह सकते हैं, कोई हिंदू भी अपनी माँ को माँ कह सकता है, कोई सिख भी अपनी माँ को माँ कह सकता है, लेकिन कल को कोई आके कहे कि माँ वर्ड जो है वो कॉपीराइटेड है, ये बात सिर्फ हिंदू ही माँ को माँ कह सकता है, आपको अम्मी कहना पड़ेगा। तो ये झगड़ा नहीं है, ये जबरदस्ती का झगड़ा है। और जबरदस्ती का फसाद क्यों पैदा किया जा रहा है? क्योंकि पुष्कर सिंह धामी सरकार का अगर आप रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो हर मुद्दे पर फेल हो गई है। आपको पता होगा कि कितनी तेजी से जो है वो एक इलाका दरक रहा है उत्तराखंड में, पहाड़ खिसक रहे हैं, कितनी तेजी से जो है वहाँ जो है वो पेड़ काटे जा रहे हैं, वहाँ पे रोजगार नहीं है, पलायन का इशू चल रहा है लगातार, उत्तराखंड के लोगों को उत्तराखंड में रोजगार नहीं मिल पा रहा। तो ये सारी चीज़ों से एक डाइवर्जन प्रोसेस की ज़रूरत है। अब वो कोई भी दल को आगे करके किया जाए वो डाइवर्जन किया जाता है, कहीं गौरक्षा के नाम पर कहीं किया जाता है, कहीं कश्मीरियों के नाम पर उनको मार के डाइवर्जन किया जाता है, और कहीं किसी और नाम पर। अब ये बाबा का जो मसला है कि भाई बाबा तो मैं भी अपने दादा को कहता हूँ, तो बाबा कोई लड़ाई नहीं है, उस बुजुर्ग से लड़ाई नहीं है। अगर उस दुकान का नाम बाबा के बजाय कुछ और भी होता तो भी लड़ाई हो जाती, क्योंकि लड़ाई जबरदस्ती की जा रही है। और अभी आप अंकिता भंडारी केस आपने सुना होगा उत्तराखंड में, बहुत इंपॉर्टेंट केस था जिसमें बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर फंस रहे थे। तो उस चीज से डाइवर्ट करने के लिए इस चीज को उठाया गया है, मुझे ऐसा लगता है। मौलाना शफी मदनी साहब भी हमारे साथ हैं, जमात इस्लामी हिंद से आपका ताल्लुक है, क्या कहेंगे मौलाना साहब, जिस तरीके का माहौल है ये कैसे इस माहौल को देखते हैं? और जगह जगह जो है ये हर रोज़ मतलब जो है रह रह करके ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, ऐसी खबरें आती हैं, कहीं लिंचिंग होती है, कहीं जानबूझ करके टारगेट किया जाता है। जैसे मैंने जिक्र किया अभी कश्मीरियों का, तो वो शॉल बेचने वाले होते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स बेचने वाले होते हैं, कुछ दूसरा व्यापार करने वाले होते हैं, वो अलग अलग मुल्क के हिस्सों में जाते हैं। अच्छा, मुल्क के हर हिस्से से वहाँ पर कश्मीर में लोग घूमने जाते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं कश्मीर से, मगर कश्मीरियों से नहीं करते, बड़ा अफसोस का मकाम है ये। तो आप कैसे देखते हैं कि ये मुसलमानों को टारगेट करके कैसे काम चलेगा? कोई मुल्क कैसे आगे बढ़ सकता है? माहौल जो इस वक्त है मुल्क का, क्या कहेंगे उस पर? हमारा ख्याल ये है कि ये पूरी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, इसने यानी इतनी नफ़रतें पैदा कर दी हैं कि एक दूसरे के साथ ज़िंदगी जीना ही अब बहुत मुश्किल कर दिया है। मेरा ताल्लुक़ बेसिकली गुजरात से है जी, और एक पूरी तारीख़ है हमारे पास इसकी कि ये सारी चीज़ें क्या हुई हैं, और अब गुजरात में जो पोलराइजेशन है वो किस तरह का है और कितना यानी गहरा है। लेकिन ये हालात जो है वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, आजकल वो और ज़्यादा बिगड़े हैं। यानी कोशिश ये की जा रही है कि ये पोलराइजेशन होगा तो सत्ताएं बाकी रहेंगी, नहीं तो सत्ताई बाकी नहीं रहेगी। अगर एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे, एक नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर बाकी क्या बचेगा? जिन लोगों को इसी नफ़रत के नाम पर ही पॉलिटिक्स करनी है उनके लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। हाँ, तो यानी उस सियासत को बचाए रखने का एक ये टूल है, एक ये रास्ता है, एक ये ज़रिया है, और ये बड़ा ख़तरनाक है अगर ऐसा है तो। और डॉक्टर शुजात अली कादरी साहब भी हमारे साथ हैं। पहला कमेंट मैं यही चाहूँगा आपसे कि क्या कुछ इस वक्त मुल्क के अंदर चल रहा है? देखिए, हम नफ़रत के ऊपर मेरा ख्याल के महीने में 1-2 हमें डिबेट करनी पड़ती है, और हम कर रहे हैं, और मेरा ख्याल के ये हम जिम्मेदारी भी समझते हैं, चूँकि हम पॉजिटिव वे में हम मसले का हल भी निकालना चाहते हैं, वजूहात जानने के साथ साथ।
तो है क्या ये, इस वक्त चल कैसा रहा? हमें हर महीने एक आध बार जरूर बैठना पड़ता है इस मसले पर बात करने के लिए। इस बात से तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ हाँ। कि नो डाउट मुल्क में पिछले कुछ अरसे से नफरत को एक संस्थानिक रूप से बढ़ावा दिया जाता है, स्टेट की तरफ से बढ़ावा दिया जाता है। बढ़ावा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब स्टेट उस अंदाज में कार्रवाई नहीं करती या कार्रवाई करती है तो ऐसी धाराएं लगा देती है जिससे छूट जाते हैं या उनमें कमी कर दी जाती है ताकि वो जानबूझ के छूट जाएं, तो फिर इस लिहाज से में स्टेट स्पॉन्सर्ड नफरत की बात। दूसरा, मोहम्मद दीपक कह लीजिए आप या दीपक कुमार कह लीजिए, इसकी घटना ने एक बहुत यानी समाज को सोचने पे मजबूर कर दिया है। और वो हिंदू समाज सोचे, हिंदू समाज के जो मुझे लगता है मेजॉरिटी समझदार है, मेजॉरिटी लोग ऐसे नहीं है जो नफरत को साथ देने वाले हैं, नफरत फैलाने वाले हैं। अक्सरियत उनमें ऐसी है जो मोहब्बत चाहने वाली है। बिल्कुल। अब उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो निकल के बाहर आए और ये बताएं कि किस हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। क्या वो उस हिंदू धर्म के मानने वाले हैं जो नफरत फैलाते हैं, जो दंगाई हैं, जो मवाली हैं, या उस हिंदू धर्म के मानने वाले हैं जिसकी मिसाल दीपक कुमार ने एक मजलूम की, एक पीड़ित का साथ देकर के साबित किया है। तो ये तो अब यहाँ पे मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हिंदू धर्म के लोगों को और हिंदू लोगों को सोचना चाहिए कि वो अपने धर्म को किस नजरिए से देखना चाहते हैं, कि लोग किस नजरिए से देखें। क्या वो ये चाहते हैं कि हिंदू धर्म के साथ ये जोड़ दिया जाए कि वो दंगाइयों का धर्म है, बलवाइयों का धर्म है, पीड़ितों को मारता है, अन्याय करता है, या वो चाहते हैं कि दीपक कुमार उनके यहाँ आइडियल हो जो बगैर धर्म जात देख करके जो जिसके साथ अन्याय हो रहा था उसके साथ खड़ा हो गया, जिसके साथ जुल्म हो रहा था उसके साथ खड़ा हो गया, बगैर ये सोचे कि उसके साथ उसके प्रोपेगेंडा होगा, उसके साथ में जो है उसकी लिंचिंग करने की कोशिश की जाएगी। और हमने देखा कि फिर उसी के खिलाफ यानी बचाने वाले के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। हाँ। एक बाजवी साहब, अब मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, अभी आपने कहा था फर्स्ट कमेंट में कि इसमें हुकूमतों का कोई रोल नहीं है, सरकारों का कोई रोल नहीं है, और जाहिर तौर पर आप एनडीए का हिस्सा हैं। देखिए, हुकूमतों का तो सीधा सीधा रोल है, पॉलिटिक्स का सीधा सीधा रोल है। जो रूलिंग पार्टी है वो डायरेक्ट जिम्मेदार है कि नहीं है, मगर जो हुकूमत कर रहे हैं, जो सिस्टम को चला रहे हैं, जिनके इशारे पर सिस्टम चल रहा है, वो तो सीधे तौर पर जिम्मेदार है। कहीं भी माहौल बिगड़ता है, पहले दंगे होते थे तो कौन जिम्मेदार होता था? उस सूबे का चीफ मिनिस्टर, डीजीपी या होम मिनिस्टर, उन्हीं की जिम्मेदारी होती थी। उन्हीं की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना और ऐसी ताकतों को कमजोर करना या ऐसी ताकतों पर अंकुश लगाना जो माहौल खराब करना चाहते हैं किसी भी बहाने पर या किसी भी बहाने से। तो इसमें हुकूमतों को आप कैसे अलग थलग कर सकते हैं या उनकी जिम्मेदारी से उन्हें कैसे मतलब आजाद कर सकते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल पाक साफ है और हुकूमतों की कोई शय नहीं है? जबकि ये देखने में आया है कि ऐसी जगहों पर जहां पर ऐसी टेंशन होती है तो जो पीड़ित पक्ष होता है, अगर वो मुस्लिम है, तो पता चलता है कि सिस्टम, पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ ही कार्रवाई करता है, ना कि उनके खिलाफ जो गड़बड़ करते हैं। बनी साहब, ऐसा है कि कानून तो अंधा होता है। संविधान हो, रूल हो, कानून हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, ये सब लोग ब्लाइंड हैं। इनके सामने जो एविडेंस होगा या जो फाइल होगी उसको हिसाब से बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के वो काम करते हैं और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि ये मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। अब सवाल है, जैसे ये दीपक वाला केस ही जो है, इसमें दोनों तरफ से क्रॉस एफआईआर हुई है। जो हुड़दंगी आए थे उनकी तरफ से भी एफआईआर और दीपक कुमार की तरफ से भी एफआईआर। तो इस मसले को इतना तूल देने की जरूरत नहीं है। अभी सब पैनलिस्टों ने बोला और सबने एक बात कह दी कि नफरत का माहौल गर्म है, नफरत का माहौल गर्म है। भाई, समाज की जिम्मेदारी है। अब हम 4 लोग बैठे हैं, अगर हम यहाँ आपस में प्रेम भाव से रहेंगे तो कौन हमको रोक लेगा? समाज में ऐसा, एक बात बताइए मुझे, समाज में कब हुड़दंगी लोग नहीं थे, कब क्रिमिनल माइंडेड लोग नहीं थे, कब जानबूझ के शैतानी करने वाले लोग नहीं थे? तो वही चला रहा है सिलसिला। अब तरीका बदला है। आप ये कह रहे हैं कि सिलसिला वही चला रहा है, बस काम करने का तौर तरीका बदल गया है। भाई, तौर तरीका भी समाज, हम जिम्मेवार हैं उसके लिए। रूल बुक तो वही है ना। मेरा सिर्फ ये कहना है कि सरकारों को बदला, कौन सी ऐसी एक मुझे कृत्य बताइए
तो सरकार ने कहा तुम वहां जाके दंगा कर दो। हाँ, सरकार कहती नहीं है सर, लेकिन सरकार अगर उनका या सिस्टम उनकी मदद करे तो इसका मतलब जो है वो इनडायरेक्ट वे में मदद ही मानी जाती है। सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि जो आपकी दुकानों के जो बोर्ड है सफेद और काले रंग में होंगे और उसके नीचे आप प्रोपराइटर का नाम लिखेंगे, इसको क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि समाज को ये जिम्मेवारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी, जैसे कि दीपक ने ली। कौन लोग थे कौन लोग नहीं थे हम उसमें नहीं जा रहे। सही। और जहां तक धर्म का मामला है ना, माफ करना, सनातन धर्म सर्व धर्म समभाव की बात करता है। हाँ, ठीक, बिल्कुल सबको सही है। बराबर रिस्पेक्ट देने की बात बिल्कुल सही करता बात है, है, बिल्कुल सही बात है। वासुदेव कुटुंब की बात करता है। हाँ। तो धर्म को क्यों बीच में ला रहे हो? ये कुछ उर्दंगियों के काम है। हाँ। वो उर्दंगी हमेशा करते हैं, उनको टाइट करना चाहिए। आपको याद होगा कि जब ये सरकार आई थी तो गौ हत्या पे बड़ा भारी चल रहा था, क्या हुआ? सब रुक गया ना, सारा का सारा मामला रुका। तो सरकारें तो रोकना चाहती है, सरकारें नहीं चाहती कि किसी भी नागरिक को किसी तरह की परेशानी हो, लेकिन हुड़दंगियों पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि इस तरह की दोबारा घटना ना हो। पर ये कहना कि सरकार करवाएगी, सरकार डाइवर्ट कर रही है क्योंकि अंकिता भंडारी का केस चल रहा है इसलिए इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, मैं इस बात को नहीं मानूंगा और मैं इससे मतभेद भी रखता हूँ। मेरा तो अल्टीमेटली यही सोचना है कि अगर हम समाज के लोग जिम्मेवार हो जाएंगे, जिम्मेवार तरीके से करेंगे जैसे पहले किया करते थे, तो किसी का रोल नहीं रह जाएगा। अगर एक पुलिस अफसर मान लो भेदभाव करता भी है तो उससे बड़ा पुलिस ऑफिसर है, मान लो वो भी भेदभाव करता है, तो कोर्ट बैठी है। जागरूकता होके, समाज में एकता होके इन चीजों का पार किया जा सकता है। और जो दूरियां बढ़ने की कोशिश कुछ लोग करते हैं, हुड़दंगी लोग, उन पे कंट्रोल नकाब पूरी तरीके से कसी जा सकती है। यही हमारी परंपरा है। हाँ। यही सनातन धर्म कहता है, यही हिंदू धर्म कहता है। हिंदू धर्म तो है ही, सनातन धर्म है। हिंदू तो एक सत्ता है और हम लोगों का प्रेम सदियों से चला आ रहा है। डॉक्टर मेहराज साहब, ये देखिए वाजपेयी साहब बहुत क्लियरिटी के साथ इस बात को कह रहे हैं कि ये हुकूमत कर रही है कि नहीं कर रही है, सवाल ये नहीं है समाज क्या कर रहा है। सिस्टम तो अपना काम करेगा, वो अपने हिसाब से काम करेगा, वो उसका सोचने का और काम करने का तौर तरीका अलग है, मगर यहाँ पर जिम्मेदारी जो बड़ी है वो समाज की है। और वो समाज कोई भी हो सकता है, मतलब वो नागरिक है, समाज का मतलब नागरिक है, वो हर नागरिक की जिम्मेदारी है। तो ऐसे उन्मादियों के खिलाफ सिस्टम भले ही बाद में आए, लेकिन पहले समाज के लोगों को सामने आना पड़ेगा। और समाज में बार बार इस बात को कह रहा हूं कि समाज कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई या जैन या कोई और कोई भी हो, उनको आगे आना पड़ेगा। यानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो क्या ये क्लीन चिट है सिस्टम के लिए, हुकूमत के लिए, या फिर एक बड़ी जिम्मेदारी है शहरियों की? सबसे पहले तो जी वाजपेयी साहब को ये बता दूं कि मैं सनातन धर्म का बहुत आदर करता हूं और हमने हमारे घर में, हमारे घर के इर्द गिर्द, हमारे दोस्त अहबाब में कभी ये सोचा नहीं कि कोई हमारा दोस्त हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है। और हमने यही पढ़ के अपनी तालीम हासिल की कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन ये कह देना कि सरकार या सिस्टम या जो चैनल जो चीज़ रन कर रही है मुल्क को, उसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ समाज का रोल है। तो मैं इसमें एक एग्जाम्पल दूं कि जब अंग्रेज हुकूमत में थे तो जो अंग्रेज कर रहे थे उसी हिसाब से सिस्टम रन कर रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट इज अ की फैक्टर इन रनिंग द सिस्टम। अब आप आ जाइए कि आप कह रहे हैं कि नफरत बढ़ रही है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। ऐसे ही नॉर्मली ये नफरत बढ़ रही है। मैं आपको 3 केसेस बताता हूं उत्तराखंड के और 2 बताता हूं बिहार के। बिहार में अभी अतहर हुसैन नाम का एक व्यक्ति नवादा में मार दिया गया, उसकी पतलून खोल के देखा गया कि कौन सा है, और वो बेचारा गरीब वेंडर था, उसकी लिंचिंग हो गई। उसके बाद एक केस बताता हूं आपको, मोहम्मद राय लड़का था एक, उसकी लिंचिंग हुई। ये लगातार लिंचिंग के केसेस बिहार में आ रहे हैं। अब मैं आपको उत्तराखंड के बताता हूं। उत्तराखंड में अभी नैनीताल के अंदर एक बहुत बड़ा बवाल मचा। उस बवाल में कहा गया कि एक बच्ची का रेप किसी मुसलमान ने कर दिया जिसकी उम्र ये है, और पूरा शहर बंद कर दिया गया, टूरिज्म खराब हो गया और पूरा सारे संगठन सड़कों पर आ गए। बाद में पता लगा कि उस आदमी का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कुछ दिनों के बाद उसकी दुकान, उसको भागना पड़ा, लोगों को मकान छोड़ के भागने पड़ गए अपने। उससे पहले पिछले साल की बात कर लीजिए, पुरोला में एक लड़की जो है 2 लोगों के साथ चली गई, उसमें एक मुसलमान था और एक हिंदू था। पता लगा कि पूरा का पूरा सिस्टम खड़ा हो गया और ये हो गया कि यहां से मुसलमानों को उत्तराखंड से भगाओ। और उसके बाद जब बहुत ये मामला तूल पड़ गया और सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, पूरा मुल्क इन्वॉल्व हो गया, तब सरकार को जाकर इसमें चेत आई और 15-20 दिन के बाद जो है मामले को किसी सूरत से बचाया गया। तो इसमें मैं आपको ये कह रहा हूं। अच्छा, अयोध्या वाला मामला, अभी उनको क्लीन चिट मिल गई, जिनके जो है घर भी और कारोबार का जितनी भी चीजें थी सब बुलडोज कर दी गई थी।
इसमें मैं ये कह रहा हूं कि देखिए इस तरह की चीजें, अब आप दीपक कुमार की बात कर रहे हैं, अभी की मैं आपको लेटेस्ट न्यूज बताता हूं। अभी मैंने दैनिक भास्कर में पढ़ा थोड़ी देर पहले कि दीपक कुमार की बच्ची स्कूल नहीं जा रही है, उसके जिम को पुलिस ने बंद कर दिया जाके वहां, और उसके नाम पे नामजद एफआईआर कर दिया। और अपोजिट जो क्रॉस एफआईआर की बात कर रहे हैं वाजपेयी जी, क्रॉस एफआईआर जिन लोगों पे हुए उनके नाम तक आप बताने अज्ञात के खिलाफ, आपने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर कर दिया। और जब वहां पत्रकारों ने जाकर डीएसपी से सवाल पूछे कि ये तो ये नाम है, ये लोग इंपॉर्टेंट है और ये सारे वीडियो में दिख रहे हैं, तो डीएसपी ने कहा आप हमें मत समझाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो देखिए मसला यह है कि संरक्षण कहीं ना कहीं दिया जा रहा, किस स्तर पर दिया जा रहा मैं इस पर डिबेट नहीं करना चाहता, लेकिन संरक्षण के बिना इस तरह की गुंडागर्दी नहीं हो सकती कि बाबा के नाम पर आप किसी की दुकान बंद करवा दें और ढाबा के नाम पर आप डिसाइड करेंगे किसका ढाबे को आप चलने देंगे और किसके कारोबार को आप बंद कर देंगे। ये डिसीजन आपका है, इस मुल्क सबका है, हर आदमी चाहे कश्मीरी हो, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे वो बिहार का हो, सबको इस मुल्क में इज्जत के साथ रहने की जो है संविधान में छूट है। बिल्कुल ठीक है। कुछ कहना चाह रहे थे आप मौलाना शफी साहब? कोटद्वार में जो कुछ भी हुआ, दीपक कुमार और अजय रावत, ये दो लोग थे, दोनों थे, दीपक कुमार भी था, अजय रावत भी था, उन्होंने ये किया और नामजद एफआईआर दोनों के नाम से हो गई। बाकी जैसे कि साहब ने बताया है कि बाकी लोगों पर कोई अभी तक कुछ हुआ नहीं है। असल में सरकार जो चाहती है वही होता है। हमने तो इससे पहले भी बहुत सारे देखे और आजकल देखते हैं आप, हमारे यहाँ इतना बड़ा केस जो हो गया था और वो बिल्किस बानो का केस हुआ, बिल्किस बानो में जो लोग यानी थे उनको सजाएं हो गई और इसके बाद ये कि नहीं उसको उन लोगों को छोड़ दिया जाए। इस तरह के वाक़यात जो होते हैं वो कौन इसका यानी डिसीजन कौन लेता है कि भाई वो बिल्किस बानो में वो जो थे उनको यानी सज़ा दे दी गई थी और वो जेलों में बंद थे। अब उनको यानी इतने साल गुजार दिए हैं तो उनको यानी बाहर निकाल दिया जाए, तो वो गवर्नमेंट ही ने ही इसका फैसला किया और उनको निकाल दिया। दूसरी तरफ ये है कि कोई इस पर केस पर डिस्कशन नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रही है, तो बेल तक नहीं मिलता है। 6-6, 7-7 साल से हमारे बच्चे जेलों में बंद है कि जिनको बेल तक नहीं मिलता है। तो ये सारा खेल जो है वो हम चाहे कुछ भी कहें, लेकिन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, उसके बगैर ये हो ही नहीं सकता है। और वो पूरा अमला जो है ना उनके हाथ में है, वो जो चाहे वो करवा सकते हैं। सियासत, सरकार और सिस्टम सब मिले हुए हैं जी, कुल मिलाकर के बात ये है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर शाहद अली कादरी साहब। देखिए सारी बातें हो रही हैं और सवाल ये है कि ये जानिबदारा रवैया जो है, ये भेदभाव वाला रवैया, ये अक्सर होता है। ये भी सच्चाई है कि हर रिजीम में होता है, हर एक हुकूमत में होता है, अपने अपने हिसाब से जो है वो लोग सिस्टम को चलाते हैं। और जब किसी और पार्टी की या किसी और आइडियोलॉजी की हुकूमत होती है तो जब गड़बड़ कुछ वहाँ पर होती है तो सिस्टम उन्हीं लोगों को सपोर्ट करता है जो उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ये है, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, मगर अब ज़्यादा हो रहा है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, ये अपनी जगह है। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जैसे दीपक कुमार आए सामने या दूसरे कोई साहब आए और फिर उनके खिलाफ जो है वो एक तरीके से मतलब सिस्टम काम करने लग गया, नामजद एफआईआर हो गई, उनके खिलाफ भी दूसरे खिलाफ भी, उनका जो एक कारोबार है या जो उनका काम है उसे भी बंद करने की कोशिश है। और मैं देख रहा था उनके वीडियोस, वो रो भी रहे थे, वो कह रहे थे कि बात माँ तक पहुंच गई है, माँ भी डर गई है, इकलौते वो बेटे हैं अपने घर में। तो अब क्या सिस्टम, सियासत, सरकार, ये दीपक और ज्यादा आगे ना बढ़े, ये दीपक और ज्यादा रोशनी ना फैलाएं, इन्हें रोकने की कोशिश है? ये देखिए, दीपक के खिलाफ 3 तरीके की जो है उनको हैरेस किया जा रहा है। एक तो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम सनातन नहीं हो, तुम जो है एक, मतलब मैं ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता जिस अल्फाज सोशल मीडिया पर बहुत खतरनाक तरीके से ट्रेंड चल रहा है, उन्हें कौम का गद्दार तक कहा जा रहा है। जी जी जी। और तो एक तो ये हो रहा है कि उसको दिमागी और जहनी तौर पर दीपक को इतना परेशान कर दिया जाए, और सिर्फ दीपक को परेशान करना मकसद नहीं है, दीपक के बहाने ऐसे लोगों जैसी आवाजों को दबाने की कोशिश है। जी, उनको दिखाना कि वो भी दीपक कल को बनने के लिए तैयार ना हो जाए। बिल्कुल तो ये एक प्रोपेगेंडा है पूरी तरीके से सोसाइटी को कि ऐसे लोग जो सच के साथ हों, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हों, उनको आप इस कौम का गद्दार बता दो, उनको धर्म से खारिज कर दो और उनको इतना प्रताड़ित कर दो, उनकी फैमिली को इतना प्रताड़ित कर दो कि ताकि उनसे सबक लेते हुए कल को कोई और उन जैसा किसी पीड़ित के साथ खड़े होने की जुर्रत ना कर सके, किसी मजलूम के साथ देने की जरूरत ना कर सके। ये दीपक के साथ किया जा रहा है। ऐसे में मैं सलाम करता हूं और मेरी सभी लोगों से, सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी यहां नहीं है
बल्कि ऐसे सभी वो हिंदू भाई, वो हिंदू संगठन जो धर्म के असली रक्षक हैं, उनको चाहिए कि ऐसे दीपक के हौसले को टूटने ना दें। उनको जाना चाहिए, उनको उनके साथ खड़े होना चाहिए और सिर्फ उनके कानूनी कार्रवाई में मदद करनी चाहिए, उनके हौसले उनको हौसला देना चाहिए, उनके घर वालों को हिम्मत देनी चाहिए। और ये बताइए कि आप एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत जब फैलाना होता है तब आप धर्म संसद बुला लेते हैं, लेकिन एक रेपिस्ट जब जेल से बाहर निकलता है, मासूम बच्ची का रेप करता है, उसका आप माल्यार्पण करते हैं। लेकिन एक ऐसा नौजवान जो आप ही की कम्युनिटी का है, हाँ, वो एक मजलूम के खिलाफ खड़ा हुआ है ना, मजलूम के साथ खड़ा हुआ है और एक पीड़ित के साथ खड़ा हुआ है, आप उसको जो है आप अपने मजहब से निकाल रहे हो, उसको उसका हरेसमेंट कर रहे हो। मतलब ये क्या सोसाइटी की पतन की पराकाष्ठा है। ये सोसाइटी के पतन की पराकाष्ठा है कि इस हद तक हम गिर चुके हैं और इसके पीछे सिर्फ एक कि नफरत, और वो भी किससे? मुसलमानों से। तो ये जो किया जा रहा है, इसमें समाज को, हिंदू, मुस्लिम, दूसरे और मजाहिब के लोगों को आना चाहिए, धर्मगुरुओं को आना चाहिए, उन्हें एक यानी सर्वधर्म सम्मेलन करना चाहिए और एक डेलीगेशन जो है ले जाकर के दीपक मोहम्मद दीपक या दीपक कुमार के साथ मिलना चाहिए, उनको हौसले देना चाहिए और दीपक टूटे ना, दीपक इसी तरह जलता रहे, जैसे आपने कहा, वो रोशनी देता रहे, ताकि जो नफरत फैलाने वाले हैं उनको जो है वो सबक मिले। बिल्कुल ठीक है। एक बात पे साहब देखिए, ये तो सच है कि जिस तरीके से ट्विटर के ऊपर भी ट्रेंड चला, सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा उसके खिलाफ, जहां उसके फेवर में यानी दीपक जैसे लोगों के फेवर में बहुत सारे लोग थे, वहीं पर दीपक के खिलाफ एक बाकायदा मूवमेंट चला और कौम का गद्दार बताया गया, ना जाने क्या क्या बातें कही गई। तो ये क्या मतलब, मेरा सवाल वही है आपसे कि क्या ये दीपक जैसे लोगों की हिम्मत को तोड़ने की एक मतलब जो है एक चाल है या एक साजिश है या मतलब जो है एक कोशिश है? नहीं, ये तो बहुत ज्यादा नकारात्मक सोचने वाली बात हो जाएगी। हाँ। क्योंकि दीपक कुमार को न तो पुलिस ने अरेस्ट किया है, न समाज के किसी जिम्मेवार लोग ने कोई स्टेटमेंट उसके खिलाफ दी है, न कोई हरास करने की बात है। एक इंसिडेंट था, दीपक कुमार ने तो अच्छा काम किया है कि एक बुजुर्ग की प्रोटेक्शन में आगे आ गए, तो उनको कौन क्यों अरेस्ट करेगा? कोई सनातन धर्म या कोई रिलीजियस आदमी या कोई पॉलिटिकल पार्टी या लीडर, किसी ने दीपक कुमार के एक्ट को कंडेम नहीं किया है। दीपक कुमार ने इंसानियत का काम किया है और दीपक कुमार जैसे लोग इस समाज में अधिकतर हैं, उसी वजह से ये तो सच बात है, ये सच बात है। और मुझे लगता है दीपक ने एक और मिसाल जो है वो पेश की है या एक और रास्ता दिखाया, वो ये है कि समाज में बैलेंस बना करके रखने की जो एक मतलब यानी जरूरत है, उस जरूरत को जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसी के लोगों को पूरा करना पड़ेगा। मतलब उन्हीं का रोल ज्यादा रहेगा, क्योंकि मेजॉरिटी की जिम्मेदारी ज्यादा, माइनॉरिटी का अपना रोल है, माइनॉरिटी जो है वो करेगी काम, लेकिन मेजॉरिटी के लोगों के बीच से ही ऐसे लोग आए तो तभी माहौल मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर बना रहेगा। वाजपेयी साहब, हाँ, तो ये एस्टैब्लिश प्रिंसिपल भी है कि एक तरफ मेजॉरिटी है, एक तरफ माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना है। एक तरफ अमीर आदमी, एक तरफ गरीब आदमी, तो गरीब आदमी को प्रोटेक्ट करना है। एक तरफ ताकतवर है, एक तरफ मरियल आदमी, तो मरियल को प्रोटेक्ट करना है। एक तरफ महिला है, एक तरफ पुरुष है, तो महिला को प्रोटेक्ट। ये तो बेसिक एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है समाज के, और इसीलिए समाज आज तक चलता चला आ रहा है, सदियों से, युगों से चला आ रहा है। अगर ये बेसिक प्रिंसिपल ना हो और ये इंसानियत का फरमान अगर ना हो हर आदमी के दिल में, तो इस समाज को कब का टूट जाता। और कोशिश तो हर जमाने में कोशिश की गई है। तो मैं इसको सिर्फ उस नजरिए से देखता हूँ कि कुछ सिरफरे लोग, कुछ उर्दंगी, कुछ बवाली, वो जानबूझ के ऐसी शैतानियां करते हैं। इसको आप लोग इतने नेगेटिव तरीके से न लें, बल्कि सर देखिए, नेगेटिव तरीके से तो लेना पड़ेगा, नेगेटिव तरीके से तो लेना पड़ेगा, क्योंकि हुड़दंगी जो है, हुड़दंगी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने देखा है कि कोई हुड़दंगी आता है, माहौल खराब करने की कोशिश करता है, उससे हमने कई बार देखा है, वो आज नहीं हमेशा से तारीख रही है कि शहर के शहर जल जाते हैं। और यहाँ पर भी आपने देखा होगा, चाहे वो मतलब उत्तराखंड की बात कर लें या दूसरे सूबों की बात कर लें, 2-4 लोग ही आते हैं हुड़दंग करने, उसके बाद जो बवाल होता है, जो हंगामा होता है, उसको सबको भुगतना पड़ता है। सिस्टम भी परेशान होता है, सरकारें भी परेशान होती है, ऐसा नहीं कि सरकारें परेशान नहीं होती हैं, लेकिन आम आदमी को ज़्यादा झेलना पड़ता है। तो इसीलिए ये खाली ऐसा नहीं है कि वो हुड़दंग मचाना चाहते हैं, उनका एक टारगेट ये है, जिस तरफ जो है मौलाना शफी साहब ने इशारा किया था कि हौसला जो है वो तोड़ दो मुसलमानों का, जिस तरीके से एक अच्छा प्रयोग किया गुजरात में, वो हौसला तोड़ने की कोशिश मुझे लगता है ज्यादा है ये। और क्या कहेंगे मौलाना शफी साहब
ये इतना आसान तरीके से कह करके निकल जाना, बच करके निकल जाना क्या मुनासिब है कि ये तो हुड़दंगी है, कुछ आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं, इससे ज़्यादा घबराने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साहब अभी हमने एक जी रिपोर्ट शाये की है APCR ने जी, वो फैक्ट एंड फाइंडिंग रिपोर्ट, वो पूरी उत्तराखंड पर है। हाँ। उत्तराखंड में ये लास्ट 1 साल में जो कुछ भी हुआ है वो रिपोर्ट में हम इंशाल्लाह पहुंचाएंगे, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल है। वो रिपोर्ट तैयार करने की जो हमारी जो 3 लोग थे, इसमें से 2 हमारे नॉन मुस्लिम भाई थे, एक बहन थी एक भाई था, और उन्होंने वो रिपोर्ट में साफ तौर पर सामने रख दिया है कि स्टेट का क्या रोल है। दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं कि आसाम एक स्टेट है, वहाँ पर जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आजकल बहुत डिस्कशन में ये मामला कि मियाँ को 5 रुपया नहीं देना है, 4 रुपया देना है मियाँ को, वो उनका ये है कि मियाँ को परेशान करो, ये कौन, और बाद में सफाई आई ना, ये कि मियाँ का मतलब जो है बांग्लादेशी मियाँ है, बांग्लादेशी मुसलमान पूरा यानी ये है, वो क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम कि कहाँ से आ रहा है ये, यानी जो बात हो रही है, जैसे कि यानी हेमंत विश्व शर्मा जिस तरह की बात कर रहे हैं, ये धामी साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, दूसरे बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इससे ये तो लगता ही है कि वो किसी न किसी तरह से उन लोगों को अंदर एक ऐसी बात डाल रहे हैं कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये काम करते रहो, हम आपके पीछे खड़े हैं। डॉक्टर मेहराज साहब, देखिए कई सारे जो है वो सवाल हैं। एक तो ये है कि सियासत भी शुरू हो गई है, और हालांकि उसको सियासत के तौर पर ना लिया जाए, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें सियासत हो रही है। और वो ये है कि राहुल गांधी ने बाकायदा पोस्ट किया अलग अलग जो है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और उन्होंने बब्बर शेर बताया दीपक को, और कहा कि ऐसे दीपक जो है वही रोशनी करेंगे और वही जो अंधेरा है नफरत का उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने भी दीपक का जो है वो एक तरीके से समर्थन किया, और जो उनकी हिम्मत थी, जो ज़रूरत थी, उसको सपोर्ट किया और उसकी हौसला अफजाई की। सियासत यहाँ पर शुरू हो गई, मगर इस बीच ये भी सवाल यहाँ पर उठते हैं कि जब इस तरह का नफरती माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, कुछ लोग आते हैं अपनी सियासत को चमकाते हैं, आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग छोटी छोटी, तो अच्छा सा टारगेट ये है कि मुसलमान है उसे परेशान करो तो आप जो है वो आराम से चमक जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। तो जब ऐसे लोग मैदान में उतरते हैं तो जो सेक्युलर पार्टियां हैं, और हर जगह मौजूद है सेक्युलर पार्टियां, और एक नहीं 2-2 4-4 हैं, तो जो उनके वर्कर्स हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो ऐसे मौकों पर कहाँ रहते हैं? वो क्यों नहीं माहौल को ठीक करने के लिए जो है वो मैदान में रहते? सबसे पहले तो वाजपेयी साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो ये दुआ करता हूं कि ये मुख्यमंत्री बन जाएं सूबे के। तो जिस तरीके की ये बात कर रहे हैं कि जो फ्रिंज एलिमेंट हैं इनका कोई मतलब नहीं है, अक्सरियत ऐसी ही है कि सब एक साथ मिलके रहें। बिल्कुल। तो लेकिन अभी जो आजकल कुर्सियों पर बैठे हुए हैं वाजपेयी साहब, उनके साथ परेशानी ये है कि वो ऐसा सोच नहीं पा रहे हैं शायद, जैसा आप अभी टीवी पे कह रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि दीपक कुमार की जहां तक बात है, सिर्फ दीपक कुमार नहीं, कोई भी केस हो जाए इस मुल्क में इस तरीके का जिसमें नफरत जो है वो इन्वॉल्व हो, उसमें आप देखिए कि अगर आप कार्रवाई का एक पैरामीटर उठा के देख लें कि जिन हुड़दंगियों ने नफरत फैलाई है, जो मॉब लेके गए हैं, जिसने किसी को मारने की कोशिश की, लिंचिंग करने की कोशिश की, दुकान लूटने की कोशिश की, कारोबार बंद कराने की कोशिश की, उनके खिलाफ सरकारों ने क्या कार्रवाई की, तो आपको 90% केसेस में अंडा दिखाई देगा। कार्रवाई नहीं होना सबसे बड़ी जड़ है उनको प्रोत्साहन मिलने की। और कार्रवाई करेगा कौन? दृढ़ संकल्प जब होगा मंत्रियों का या जो सरकारें होंगी उनका, तो होगा। तो संकल्प कहीं और है, इस बात को बहुत क्लियरली मैं कह सकता हूं। दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि रही बात, आपने सवाल उठाया कि दीपक कुमार के साथ का स्पेसिफिक केस ले लीजिए, तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के LOP, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता वहां गए, उससे मिले, उनके संरक्षण की बात की, और जो मदद हम उनकी कर सकते हैं हम करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि सिर्फ एक दीपक नहीं, हर मोहल्ले में 10 दीपक जलें, क्योंकि एक चीज बड़ी क्लियर है कि नफरत से डिस्ट्रक्शन पैदा होता है, मोहब्बत से कंस्ट्रक्शन पैदा होता है। जिस देश में शांति होती है उसी देश में विकास हो सकता है। तो मैं दीपक को भी इस स्टेज से सलाम करता हूं, और मैं चाहता हूं कि अगर मैं भी कहीं खड़ा हूं और मेरे हिंदू भाई पे हमला हो रहा है, तो सबसे पहले हिंदू भाई को बचाने का कर्तव्य मेरा है। मैं ये ना सोचूं कि मेरा धर्म क्या है, मेरी जात क्या है, मैं कहां से आता हूं। सवाल यह है कि अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, मैं मुसलमान हूं, मेरे सिख भाई पे जुल्म हो, मेरे हिंदू भाई पे जुल्म हो, तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि सबसे पहले मेरा फरीजा ये होना चाहिए कि मैं उसे बचाऊं। और अगर हम नहीं बचा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम समाज के ऊपर एक कलंक की तरह हैं, और जिस कलंक को मिटाने के बजाय अगर कलंक को बढ़ावा दिया जाएगा तो समाज में हमेशा जो है
वो नफरत फैलेगी और नफरत का नतीजा ये होगा कि दूरियां फैलेंगी और दूरियों का नतीजा ये होगा कि मुल्क जो है तरक्की के रास्ते से हट के किसी और रास्ते पे चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है कि वाजपेयी साहब देखिए ये जो सियासत बीच में आ गई है, राहुल गांधी का बयान, ओवैसी का बयान और भी बहुत सारे लोगों ने बयान दिया, कोई सपोर्ट में दे रहे हैं, कोई उनके खिलाफ है। तो प्रधानमंत्री जी को भी बयान देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और इस पर उनको तारीफ करनी चाहिए कि ऐसे लोग समाज में हो। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का मामला ये है कि उनका एक बहुत बड़ा धड़ा उसका उस पर इन्फ्लुएंस आएगा। उनकी खामोशी जो है वो मुसलमानों को चुभ रही है और वो परेशान करती है, क्योंकि बहुत सारे केसेस हो रहे हैं इस मुल्क में और बहुत सारे चीफ मिनिस्टर, खासतौर से जैसे आसाम के चीफ मिनिस्टर का जिक्र किया, वो जो भाषा बोलते हैं तो उन पर पीएम की खामोशी वो मतलब एक बड़े तबके को चुभती है कि वैसी खामोशी नहीं होनी चाहिए। जिस वक्त दलितों के ऊपर हमले हो रहे थे तो पीएम की तरफ से बयान आया था और कहा था कि पहली गोली अगर चलानी है तो मेरे ऊपर चलाओ, मारना है तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। लेकिन वैसी अपील या वैसी मतलब जो है बात वो मुस्लिम तबके के लिए या माइनॉरिटी तबके के लिए नहीं कही जाती। ये अफसोस की बात है, क्योंकि माइनॉरिटी भी यहीं का ही है और वो यहीं रहेगा, कहीं नहीं जा सकता। ये बात बहुत क्लियरिटी के साथ कई बार कही जा चुकी है। एक बात पे साहब, एक तो सवाल यही है कि जो सियासत ऐसे मामलों पर घुस जाती है उसको कैसे देखते हैं, और दूसरा ये कि माइनॉरिटी की, खासतौर से माइनॉरिटी क्या मुसलमानों की जो है वो हिम्मत तोड़ने की ये जो कोशिशें हैं, देखिए ऐसा तो नहीं है कि नाकाम है, कामयाब भी हैं बहुत सारी जगहों पर और वो परेशान भी हैं, ऐसा नहीं है कि परेशान नहीं है, सब कुछ अच्छा नहीं है। तो ये जो कोशिशें हैं कैसे देखते हैं और सियासत जो इस मसले पर हो रही है इसको कैसे देखते हैं? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इस गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन शुरू से 2014 से जब से आई है कि सबका साथ सबका विकास। सर बिल्कुल ठीक है। एक सवाल मैं यहाँ आपसे पूछूंगा, ईमानदारी से बताइए कि क्या 2024 के आम इंतखाबात के रिजल्ट्स के बाद आपने एक बार भी पीएम को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास कहते हुए सुना है? नहीं सुना सर, नहीं सुना। मैं गारंटी के साथ इस बात को कह सकता हूं। ये बदलाव क्यों आया, ये भी बड़ा सवाल है। बीजेपी वाले देखो, हम लोग अलायंस का हिस्सा है। हाँ। देखिए हम लोग भी चीजों को समझते हैं और जब जब मौका आता है हम लोग खड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक। आप कितने उदाहरण में दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग कभी नहीं चाहेंगे और ना बीजेपी और आरएसएस भी चाहेगी कि एक समाज का हिस्सा यहाँ से अलग हो जाए या उनको नफरत करके अलग कर दो या उनको डिमोरलाइज कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस बात को पूरी तसल्ली के साथ समझ लीजिए कि समाज के कुछ सिरे परे लोग जो हमेशा हुआ करते हैं, चाहे वो गुजरात का मामला है आज से 20 साल पुराना, या 84 सिख दंगों का मामला है, या और भागलपुर दंगा, या कितने वो सब तरीके के लोग होते हैं समाज में। लेकिन जो समाज का मेजॉरिटी हिस्सा है, ये पहली जिम्मेवारी उसकी होती है कि वह कैसे समाज में एक सर्वधर्म समभाव की बात रखें, प्रेमचार्य की बात रखें, भाईचारे। अगर हम लोग ब्लेम करना ही शुरू कर देंगे सरकारों को तो फिर क्या बनेगा, कहाँ पहुंचेगी ये बात से? मैं इस बात से, हाँ एक बात से मैं सहमत हूँ कि अभी मान लो दीपक वाला मामला था, सारे लोग सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को क्लेम करती हैं और सब धर्म के लोग, सिख भी हो, ईसाई भी हो, मुस्लिम भी हो, हिंदू भी हो, सब जाके हिम्मत बनाए। प्रभात फेरियां पहले हम लोग निकाला करते थे। समाज अपने ऊपर कुछ नहीं लेगा और कह देगा सरकार कराना चाहती है। मेरा इससे बड़ा क्लियर मतलब है। मैं फिर उस बात को दोबारा रिपीट करूंगा, सरकार कोई हो, सरकार को रूल बुक के हिसाब से चलना होगा और जनता को सड़कों पे आवाज उठानी होती है। दीपक कुमार की बात छोड़िए, जिन बुजुर्ग की दुकान पे हमला करने वो उदंगी आए थे, आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों से मतलब हम लोगों ने क्या किया? क्या चीफ मिनिस्टर को जाके हम लोग मिले? क्या चीफ मिनिस्टर को जाके हमने रिप्रेजेंटेशन दी? क्या हमसे प्राइम मिनिस्टर की कोई डेलीगेशन ने अपॉइंटमेंट मांगी? देखिए अपने गिरेबान में भी जाके प्लीज, माहौल जो है वो कंडेम करना चाहिए। ये माहौल नहीं रहना चाहिए। एक एक दिन खतरनाक है, लेकिन मैं इसका सिर्फ कंक्लूजन एक है, तो कंक्लूजन हमारे हाथ में है, जनता के हाथ में है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। हमको अपनी जिम्मेवारी करनी होगी, भाईचारा बढ़ाना होगा, गंगा जमुनी तहजीब को आगे लाना होगा और इस तरह के हादसों पे मुस्तैदी से रोक लगवानी। कुछ करते डॉक्टर साहब? ठीक। वाजपेयी जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा वाजपेयी जी ये बताइए, ये दीपक कुमार वाले मसले पे आपने क्या किया? कहीं किसी का दीपक कुमार के समर्थन में कोई पोस्ट किया? हम देखिए, हम नहीं, आपने कहा कि समाज की जिम्मेदारी है, आप समाज का एक अहम अंग है, तो आपने अभी तक क्या किया मैं ये जानना चाहता हूँ पहले।
जो उसकी दुकान के साथ खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं आप? आपने कहा प्रभात फेरी निकाल, मैं कह रहा हूँ अभी हम जो आप तो टेलीविजन पे ये बातें कर रहे हैं, इससे बड़ी सपोर्ट हम क्या दे ठीक सकते है, हैं? खुल करके बोल तो रहे हैं उसके सपोर्ट में, खुल करके बोल रहे हैं। ये बड़ा आज के वक्त में खुल करके अच्छे के साथ या इंसाफ के साथ खड़े रहना भी मुझे लगता है कि बड़ा कदम है आज के वक्त में। जो वैसे तो हमेशा ही इस तरह के इक़दामात को जो है वो तवज्जो मिलनी चाहिए और उनकी तारीफ होनी चाहिए। क्या कुछ कहेंगे मौलाना शफी साहब? देखिए, ये बात सच है कि भाई क्या इक़दामात उठाए गए, ये सवाल अपने आप में है। बयान भी आए, बहुत सारे मीडिया के लोग वहाँ पर पहुँचे, उसकी हौसला अफजाई करने के लिए बहुत सारे लोगों ने बयान भी दिए, मगर इक़दामात क्या उठाने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की आवाज़ें दबे नहीं। असल में मसला ये है, मसला एक दीपक का नहीं है, मसला जो है इस तरह के जो अंदर दीपक लिए बैठे हैं अपने अंदर, जो इस तरह की एक पॉजिटिविटी लिए बैठे हैं, वो कमज़ोर ना पड़े, उसके लिए क्या इक़दामात तमाम लोगों को मिलकर के उठाने की ज़रूरत है? मौलाना शफी साहब। दीपक जैसे बहुत सारे ऐसे हैं और जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दीपक जैसे आज भी, जो बाहर निकल कर आते भी हैं। तो हमारी तो जिम्मेदारी ये है कि इसके साथ हम खड़े रहें, बिल्कुल सही। ऐसे हालात को और आगे बढ़ाएं। असल में सबसे बड़ा मसला जो है ना हमारे पास, वो ये है कि संवाद ख़त्म हो गया है। एक दूसरे के साथ बैठकर चर्चा करना, संवाद करना और इस तरह के जो समस्याएं हैं, ये समस्याओं का निराकरण क्या हो, इस पर बातचीत करना, ये हमारे यहाँ तकरीबन ख़त्म हो गया है। तो समाज को भी इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर काम करते हैं, कौमी सद्भावना का काम बहुत बड़े पैमाने पर पूरे हिंदुस्तान में हम करते हैं। और हम समझते हैं कि अभी जैसे कि वाजपेयी साहब ने कहा कि मिलजुल कर सबको जाना चाहिए, वहाँ पर कोटद्वार जाना चाहिए, उनको भी हमारे साथ आना चाहिए, हम भी इसके लिए तैयारी करें और सब मिलजुल कर वहाँ जाएँ और दीपक को सपोर्ट करें। यानी ऐसे लोगों को इस तरह से सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह के हालात पेश आते हैं, दीपक ने या इसके दोस्त ने जिस तरह से आगे बढ़कर ये किया और इसके बाद जिस तरह से इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो ये कहते हैं कुछ नहीं हुआ, जबकि पूरा हल्ला लेकर उसके घर पर चढ़ाई कर दी, वहाँ चले गए, मारने की कोशिश की। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ों में हमको यानी बहुत सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए। अगर पुलिस FIR करती है तो इसके खिलाफ भी हमको कार्रवाइयाँ करनी चाहिए और हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के हालात जो माहौल बना हुआ है, इसमें इस तरह के पॉजिटिव जितने भी काम है वो हमारी तरफ से मिलजुल कर होने चाहिए। इसके लिए हमको बाहर निकलना चाहिए। डॉक्टर मेहराज साहब, देखिए ये जो सांप्रदायिक सद्भावना का जो एक मसला है या जो मामला है, ये किसी एक पार्टी का तो मामला है नहीं ना, किसी एक पार्टी की मतलब जो है ये सिर्फ एक ही पार्टी की जिम्मेदारी या किसी एक कम्युनिटी की, एक ग्रुप की नहीं, या किसी एक शख्स की नहीं, ये तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है कि ये जो सांप्रदायिक सद्भावना है, इसको बचा करके रखना, इसे बनाए रखना बेहद ज़रूरी है? क्योंकि जो तोड़ने वाले हैं वो तोड़ने की कोशिश में लगे हैं और बहुत मजबूती के साथ वो कोशिश कर रहे हैं, हर लेवल पर कोशिश कर रहे हैं। तो हर लेवल पर उसे बचा करके रखने की कोशिश करना बेहद ज़रूरी है। कौन से रास्ते आपको लगता है कि इख्तियार करने चाहिए? धर्म और राजनीति दो अलग विषय नहीं होंगे। ये नफरत का मामला चलता रहेगा। और क्योंकि अगर किसी को बड़ा आसान रास्ता है, अगर आप एक बिल्डिंग बनाने के लिए जा रहे हैं तो उसमें बड़ा आपको ईंधन, ताकत, वक्त, चीजों की जरूरत है, लेकिन आपको कोई डिस्ट्रक्शन करना है, आपने किसी को 2 थप्पड़ मार दिया, आपका गेम शुरू हो गया। तो मेरा ये मानना है कि राजनीतिक जो लोग हैं, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो वाजपेयी साहब हो या कोई और हो, उसको अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा कि वो मुल्क की अच्छाई के लिए राजनीति करे। मुल्क में फसाद पैदा करने के लिए राजनीति करने वाले लोग सबसे बड़े गुनहगार हैं, आज चाहे वो दीपक के साथ हो या कल किसी और के साथ हो। तो मसला यह है कि हमें अगर सपोर्ट करना, और दूसरी बात रही सपोर्ट की, बड़ी अच्छी बात कही कि प्रभात फेरी निकालनी चाहिए। आपको मैं बता दूं, आज का जो माहौल है और जो सत्ताएं जहां पे हैं, अगर आप इस तरह की प्रभात फेरी निकालने जाएंगे आपको परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आगरा में आप देखेंगे, करनी सेना के लोग बंदूक लेके एक सांसद को मारने जा रहे थे उसके घर पे, तो पूरा का पूरा जुलूस आ गया और पुलिस रोक नहीं पाई उन्हें। तो मसला यह है कि इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं कमजोर है सरकारों की, या फिर संरक्षण इसलिए है कि सत्ता का रास्ता नहीं, या फिर इच्छा यह है कि ऐसा ही चलता रहे। यस, बिल्कुल। तो मगर रास्ते तो कहीं ना कहीं निकालने पड़ेंगे और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, जो तंजीमें हैं, जमीयत उलेमा हिंद या जमात इस्लामी हिंद या दूसरी जो हैं, तमाम को मिल बैठ करके कहीं ना कहीं एक फोरम पर आकर के बात तो करनी पड़ेगी। और जो अलग अलग मजहब के लोग हैं उनके साथ बातचीत करना बेहद ज़रूरी है, जिनके जहनों के अंदर नफरत भर गई है। तो वो रास्ते क्या हो सकते हैं डॉक्टर मेहराज?
देखिए, बहुत क्लियर बात है कि जब तक जो देश के शासक है जी, वो अगर पहल करेंगे, जैसे प्रधानमंत्री का एक बयान आया था कि एक हाथ में कंप्यूटर हो और एक हाथ में कुरान हो, और उसके बाद फिर मदरसों को बंद करने की पूरे मुल्क में अलग अलग सरकारों ने कोशिशें शुरू कर दी। तो दो कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है, एक तरफ आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि मदरसा बंद कर दो, मदरसा फला चीज कर रहा है। जबकि अगर आप देखें तो इस मुल्क में कितने आजादी के मतवाले मदरसों से निकले। सही। तो मसला यह है कि हम जो कह रहे हैं और हम जो कर रहे हैं, अगर उसमें फर्क दिखेगा तो फिर मामला खराब हो जाएगा। और इस मामले को बनाने के लिए जो पार्टियां सत्ता में हैं उन्हें आगे आना पड़ेगा कि दीपक को बचाने के लिए अगर प्रधानमंत्री का एक ट्वीट आ जाएगा ना कि दीपक के मैं हौसले को सलाम करता हूं, किसी की हिम्मत नहीं है, ना कोई संगठन वाला छुटभैया नेता और ना सरकारें कि वो कुछ कर रही हैं। सवाल इस बात का है कि हम सरकारों तक या तो हमारी बात पहुंच नहीं रही है, या कान तक पहुंच रही है तो उसे नजरअंदाज कराने की कोशिश की जा रही है, और या तो फिर खालिश राजनीति है। इस पर आपको फैसला करना पड़ेगा जो लोग सत्ता में बैठे। बिल्कुल ठीक है। एक बात पे साहब, क्या कुछ आखिर में सजेशंस होंगे आपके, और बड़े अहम सजेशन जाहिर तौर पर होंगे। एक सियासी जो तजुर्बा है वो भी है आपके पास, सामाजिक भी अपनी जिम्मेदारियां आप निभाते हैं सामाजिक तौर पर भी, और प्रैक्टिस भी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं, तो कायदे कानून भी जानते हैं, तमाम चीज़ों को जानते हैं। तो रास्ते जो हैं वो एक नहीं कई सारे अपनाने पड़ेंगे एक साथ। हमारा तो लब्बो लबाब बड़ा साफ कहना है। हमारा लब्बो लबाब यही है कि समाज को और जिम्मेदार बनना पड़ेगा, समाज से लोगों को निकलना पड़ेगा, समाज में संदेश देना पड़ेगा। देखिए, आपका ये कहने से काम चलने वाला नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो जानबूझ के कर रही हैं। पॉलिटिकल पार्टियां कोई आज से थोड़ी है। पॉलिटिकल पार्टियां अपना काम करेंगी, समाज अपना काम करेगा, उर्दंगी अपना काम करेंगे। तो इन सबको बैलेंस करके ही समाज चल पाएगा। और खाली ये कह देना कि प्रधानमंत्री साहब ने एक बार अपील की उसके बाद नहीं की है, तो प्रधानमंत्री के लिए तो सब बराबर हैं। बराबरी का जो है रवैया अपनाना चाहिए ना सर, वही तो बात है। बराबर सब है, लेकिन आप मुसलमानों की पॉलिटिकल भागीदारी को लगातार टारगेट कर रहे हैं। आप बता दीजिए, पिछले 3 चुनावों में भाजपा ने कितने मुसलमानों को टिकट दिए? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, वहां कितने लोगों मुसलमानों को टिकट मिला? ये तो हम लोगों को जागरूकता खुद लानी पड़ेगी सर। सब जब सब कुछ हमें ही करना है तो फिर सरकारों का क्या रोल है? तो वो जाने, उनका काम है। बाकी और पार्टियां भी तो हैं देश में, वो मुसलमानों को आगे ले। आप तो सरकार का हिस्सा है, हम तो आपसे पूछेंगे ना कि आप अकलियत को कैसे देख रहे हैं सर। हम तो अकलियत को भाई मानते हैं, भाई मानते हैं, लेकिन लिंचिंग पर आवाज उठाने नहीं देते ना। कहाँ धो रहे हैं? और प्रधानमंत्री भी उसी बात को मानते। तो करके दिखाइए ना आप। संसद में कि जो संख्या है मुसलमान राजनेताओं की लगातार घटती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी सिर्फ वाजपेयी साहब की नहीं है ना। कैसी बात कर रहे हैं वो जिम्मेदारी सिर्फ वाजपेयी साहब की नहीं है। बीजेपी को क्या कंपेल कर सकते हो कि मुसलमानों को इतनी संख्या में? नहीं, कंपेल नहीं। जब आप सामाजिक ताने बाने में कह रहे हैं कि सबका हिस्सा होना चाहिए, तो हिस्सा होना चाहिए। कंपेल करने की बात नहीं है, तो बात की बात है। डॉक्टर मेरा साहब एक सेकंड सर, बात तो ठीक है। देखिए, ये बात साथ सबका विश्वास सिर्फ नारा रहेगा या फिर उसको जमीन पे भी उतारा जाएगा? ये बात तो ठीक है कि सियासी हिस्सेदारी मिलने चाहिए, मगर यहां पर यह भी सवाल है कि अगर बीजेपी टिकट देती है तो आप वोट देते हो या नहीं देते हो? यह भी एक बड़ा सवाल है। ये भी बड़ा सवाल है। आप वोट दोगे नहीं तो वो कैसे देगी? बिल्कुल सही है, आप वोट तो दोगे नहीं, आप टिकट चाहिए आपको। जब तक टिकट नहीं मिला, कैसे आपने मान लिया कि वोट नहीं देंगे? नहीं, मैं एक सेकंड सर, वाजपेयी साहब देखिए, डॉक्टर मेहराज साहब, बात को मतलब जो है रखना बेहद जरूरी है। यही जो है मोदी साहब हैं जिन्होंने जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली, तो यही मोदी साहब है जिन्होंने एक वक्त में 3 मुसलमानों को वजीर बना करके रखा अपनी हुकूमत में। एक कैबिनेट थे और 2 MOS थे, और पोर्टफोलियो भी अच्छा था। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री भी थी और MEA भी था, यानी विदेश मंत्रालय भी दिया हुआ था। तो अब पहल तो दोनों तरफ से करनी पड़ेगी। वो आपको मिनिस्टर बना दें, वो आपको जो है MP बना दें, वो आपको टिकट दे दें, आप वोट दोगे नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा? तो देखिए, बात तो दोनों तरफ की करनी पड़ेगी। हमें मिनिस्टर ना बनाएं, लेकिन हमें कम से कम जो हमारा संरक्षण संविधान में जो हमारा हक है वो हमें दें। चलिए, मैं चाहूंगा कि एक बार और आप जो है जरूर अपील करें इस मुल्क के अवाम से, ताकि ये मुल्क जो है, ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, ये जो एक बेहतरीन गुलदस्ता है, अलग अलग फूल हैं यहाँ पर, अलग अलग किस्म के फूल हैं, और वो अलग अलग खुशबुएं देते हैं, अलग अलग रंग के हैं, अलग अलग दिखते हैं, मगर ये सबसे मिलकर के बेहतरीन एक गुलदस्ता बनता है। तो उन तमाम लोगों से इसे बनाए रखने के लिए, इसे बचाए रखने के लिए अपील जरूर करें। वाजपेयी साहब, पहली शुरुआत आपसे करता हूं, क्या कुछ कहेंगे इस मुल्क की आवाम से? देखिए, हम तो अपील तो समाज से करते ही हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। और वाकई हिंदुस्तान एक बगीचा है, इसमें तरह तरह के फूल हैं, और वही बगीचे का माली अच्छा होता है जो सब फूलों को बाकायदा पानी दे, धूप लगाए, खाद डाले।
अगर भेदभाव किया जाएगा तो वो देश आगे बढ़ने में दिक्कत आती है। और हमारी देश में जो जड़ें हैं वो गंगा जमनी तहजीब है, उस परंपरा को हमको आगे लेके जाना है। और ये हम नौजवानों का भी फर्ज है, जो आने वाली जनरेशन है, जेन जी जो है, उसको खास तौर से इस पर ध्यान देना है कि कहीं इस तरह का माहौल नहीं बने, और अगर कोई बनाना चाहता है उसको पुरजोर तरीके से कंडेम, कानूनी दायरे में रह करके उसके खिलाफ जरूर आवाज उठाएं। डॉक्टर बहराज साहब, आप नौजवान नस्ल को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कहेंगे नौजवान नस्ल के ऊपर? जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, बड़ी जिम्मेदारी है, इस मुल्क को आगे ले जाएंगे वही, क्या कुछ कहेंगे उनसे, क्योंकि वो वही बहुत जज्बाती होते हैं भाई। देखिए, मैं एक बात बड़ी क्लियर कहना चाहता हूं अपने नौजवानों से कि जितने झगड़े फसाद हैं उनमें उलझने के बजाय अगर आप अपनी तालीम पर ध्यान देंगे, अपने जो सोशल वर्क है उस पर ध्यान देंगे, जो चीज़ें आपको करनी है मुल्क की फलाह व बहबूदी के लिए उस पर ध्यान देंगे, तो शायद ये मुल्क दोबारा जो है उस तरीके पे जाएगा। और हमारे जो आइकन्स हैं वो वीर अब्दुल हमीद जैसे आइकन्स होने चाहिए, ना कि वो आइकन होना चाहिए कि वो हुड़दंगी फला दल में आ गया और वो हमारा आइकन है और वो रील बना के डांस कर रहा है, वो फला हमारा आइकन है। हमें आइकन वो लाने होंगे जिन आइकन्स को हम देख के इस मुल्क को इतना ताकतवर बना सकें कि प्रधानमंत्री जब ये कहें कि इस देश में दुनिया में सबसे ज्यादा जो है यूथ इस मुल्क के पास है, तो वो यूथ उस काम में लगाया जा सके। जैसे चाइना अपने यूथ को काम में लगा रहा है, वैसे हमें भी अपने यूथ को काम में लगाना है, ना कि खालिस मोबाइल की रीलों में और हिंदू मुसलमान के फसादात पे लगाना है। तो दीपक कुमार को मैं सलाम करता हूं यहां से, और मैं कहना चाहता हूं अपने हिंदू भाइयों से भी कि अगर आपको हमारी जरूरत है तो हम भी आपको खड़े मिलेंगे, लेकिन आपका भी ये फर्ज है कि अगर आपकी जरूरत हमें है तो आपको भी खड़े होना होगा। बिल्कुल ठीक है। मौलाना शफी मदनी साहब, क्या कुछ आखिर में कहेंगे, क्या तमाम लोगों से अपील करेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि इस तरह के हालात बदलने चाहिए। हम देखते हैं कि जिस तरह का इस्तेमाल आजकल यानी नौजवानों का हो रहा है, नौजवानों को खुद सोचना चाहिए, मुसलमान हो या हिंदू हो या किसी और मजहब से हो, कि उनका इस्तेमाल क्यों हो रहा है, वो क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे बड़े बड़े नेताओं के कोई लड़के इस तरह से मैदान में आते ही नहीं है, कहीं सड़कों पे दिखते ही नहीं है, कहीं उनको इस तरह के हालात का सामना ही नहीं करना पड़ता। जो नौजवानों का गलत इस्तेमाल हो रहा है उससे मतलब खुद नौजवान को बचा के रखना पड़ेगा, सोचना चाहिए कि इसका जो इस्तेमाल हो रहा है वो इस्तेमाल गलत तरीके पर न हो और वो पॉजिटिव वे में आगे बढ़े, समाज को बनाने में, देश को बनाने में वो अपना भरपूर हिस्सा अदा करें। और इसके साथ बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको वो माहौल पैदा करना पड़ेगा, वो संवाद का माहौल पैदा करना पड़ेगा, वो एक दूसरे से मिलजुल कर इस तरह का यानी एक पूरा एटमॉस्फेयर खड़ा करना पड़ेगा। वो जिम्मेदारी तमाम लोगों की है। दुनिया बहुत बहुत शुक्रिया और एक दूसरे के करीब हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अहम इशू था, जाहिर तौर पर ये मुल्क जो है वो सबसे मिलकर बना है और मुल्क जो है वो मोहब्बत, प्यार और इंसानियत से ही आगे बढ़ेगा और इंसानियत बची रहे, इंसानियत बची रहे, विवाद ना फैले, यही हम सबकी कोशिश होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम नाज़रीन का भी शुक्रिया। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।